2010-11 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कंट्री के अंदर कॉटन की शॉर्टेज हुई, तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमारा कॉटन ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो देश में भी उसकी कमी हो सकती है, और वो लिमिटेड कॉटन एक्सपोर्ट करने की परमिशन में उसने समय रखा। 1 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक में हमने 1800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। वाह। कोविड जैसी महामारी आई। 23 मार्च जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, हमारे पूरे ग्रुप में अनाउंसमेंट किया, हमारे जितने भी एम्प्लॉई है तो आपको फेक्टो एचआर के बारे में कहाँ से पता चला? पूरे इंडिया में जो एफएमसीजी कंपनी या जहाँ जहाँ पे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक कंपनी ऐसी भी है उसमें अभी तो एआई मोड आ गया है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में बना के ही रहेंगे, और वही पान हेल्थ की विचारधारा है। हाय फोक्स, वेलकम टू इनसाइट विद अनिरुद्ध। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाउंडर की कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है 4500 करोड़ प्लस के एक कॉन्ग्लोमरेट के, जिन्होंने एक पूरी कैटेगरी खड़ी की हुई है हाइजीन के बिजनेस में। आज हम बात कर रहे हैं पान हाइजीन का। हाय चिराग, वेलकम टू इनसाइट विद अनिरुद्ध। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस आई एम फाइन, थैंक यू। आज मुझे भी आपके साथ ये इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। चिराग जी, मेरे को आप सबसे पहले पान ग्रुप कहाँ से शुरू हुआ वो थोड़ा आप बताइए। यस, वैसे देखा जाए तो सब लोग को लग रहा है कि पान एक नाम है, लेकिन पान इज़ आवर फैमिली नेम। ओह यस, सो ये हमारे फैमिली का नाम, और वही नाम से हमारी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई है। 1983-84 से मेरे फादर ने ये कामकाज शुरू किया था एग्रीकल्चर कमोडिटी से, मार्केटिंग यार्ड में एक छोटी सी दुकान के साथ। और वहाँ पे पूरे सौराष्ट्र रीजन से हर एक कमोडिटीज़ का लेन देन या ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे थे। तो वहाँ से राजकोट के अंदर हमारे पान ग्रुप की शुरुआत हुई। 1992 से हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंटर करने का प्लानिंग किया। 92-93 में हम लोग ने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम शुरू किया। हम लोग ने 600 टन की कैपेसिटी के साथ किसान सीमेंट और मेजर सीमेंट ब्रांड से हम लोग ने सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर सौराष्ट्र रीजन के अंदर काम शुरू किया था। और जैसे जैसे लोग परिवार के अंदर जुड़ते गए, लोग आते गए, और डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस हम लोग करते गए। 97 में हम लोग ने कॉटन जिनिंग की शुरुआत की, एडिबल ऑयल का बिजनेस शुरू किया। 1999 में हम लोग ने स्टील इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी 2000 के साल के बाद हम लोग ने काम शुरू किया। और इसी तरह से आज की तारीख में देखा जाए तो पान ग्रुप रियल एस्टेट, स्टील, सीमेंट, लेमिनेट्स, एडिबल ऑयल, हेल्थ एंड हाइजीन, टेक्निकल टेक्सटाइल, ये सारे सेक्टर के अंदर आज हम सौराष्ट्र के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और ये काम इसी तरह से शक्य हुआ कि हमारे साथ जुड़ने वाले हर एक एम्प्लॉई, हर एक परिवार के सदस्य के साथ ये काम की शुरुआत हुई है, और इसका श्रेय हम हमेशा हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हर एक एम्प्लॉई को देते हैं। वंडरफुल। मतलब ये 1983 से 2026 में आपने ऑलमोस्ट 10 प्लस बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। यस। तो आप जब सिडनी से आए तो उस टाइम पे ये सब बिजनेसेस तो थे हाइजीन के अलावा। यस। तो आप कौन से बिजनेस में आप स्टार्ट किया आपने अपना? सो आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन मैं स्टडी के लिए 2005 में ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के बाद मैं वापस इंडिया आया। तो एक बिजनेस फैमिली के अंदर जब आपका ग्रूमिंग होता है, तो वो समय पे आप हमेशा बातों में, परिवार के डिस्कशन में, या आप जब एनवायरनमेंट वो होता है वो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, और आपको उससे ऐसा लगता है कि जब आप स्टडी करके कुछ वापस आ रहे हो तो आपको वो जनरेशनल और लेगेसी बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच के साथ आगे
वापस आना चाहिए। तो वो हमारा क्लियर था पहले से। और इवन हम जब घर पे डिस्कशन करते थे तब मेरा एक वो चीज़ पहले से क्लियर था कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाके स्टडी करके एक एक्सपोजर लेना है, लेकिन वापस आके हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो लेगेसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है और आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या चीज़ कर सके उसके ऊपर काम करना है। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, स्टडी करने के बाद वापस मैं इंडिया आ रहा था, तब मेरा पूरा परिवार मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लेने के लिए आए थे। तो वो समय पे मैंने एक डार्विन रीजन में एक कोल माइन, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री फॉर द कोल, तो वहाँ पे कोल माइनिंग कैसे तरह से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है और गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है और वो कोल हम लोग इंडिया में कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसर्च करके रखा था। तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में लास्ट दिन था, वो समय पे मैंने मीटिंग अरेंज की वो कोल कंपनी के साथ। अच्छा। तो मेरे फादर ने वो मीटिंग के बाद मुझे ये पूछा कि आपको मैंने यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा था या बिजनेस के लिए? तो मैंने ये बोला कि पढ़ाई तो एक होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मुझे जो मिलना चाहिए और मैं यहाँ से मेरे देश के लिए या इंडिया में मेरे पान ग्रुप के लिए क्या चीज़ ले जा सकता हूँ, वो सोच के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट स्टडी किया था। जब मैं वापस आया इंडिया में तो मेरे पास अलग अलग बिजनेस के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होने की या बैठने की चॉइस थी। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप मेरे साथ बैठ सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो। बट मैंने मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस किया था और मेरा एक पहले से ही क्लियर था कि मुझे कुछ नया अपने फैमिली के लिए, ग्रुप के लिए पोर्टफोलियो के अंदर एड ऑन करना है। और वो समय कॉटन बिजनेस का सबसे क्रीम समय था कि जिसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन कॉटन की डिमांड बहुत बढ़ रही थी। अच्छा। यस। तो वो समय पे 2007-8 में मुझे स्टडी करने के बाद 15 दिन के अंदर मेरे फादर ने मुझे ताइवान मार्केट में भेजा कि आप ये हमारे देश का कॉटन, ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे आप एक्सपोर्ट्स के लिए एस्टेब्लिश करके आओ। मैं गया वहाँ पे, हमने कॉटन इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसका कोई ब्रोशर नहीं होता है, उसका कोई सैंपल नहीं होता है। तो मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने 3 दिन का प्रिपरेशन किया। एक कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी के हिसाब से एक मैंने ब्रोशर बनाया। तो वो उसके पहले कॉटन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो पहले कोई नहीं करता था। कि हमारी कंपनी आपको कैसी तरह से प्रेजेंट करने वाली है वो दिखाने के लिए। और जब मैं यहाँ से गया तब एक गोल्ड का जो बॉक्स होता है, ज्वेलरी बॉक्स, अच्छा। उसके अंदर हमारे देश का कॉटन लेके गया था। और वहाँ पे मैंने जब वो चीज़ दिखाई तो वो लोग बोल रहे कि भाई हम लोग अमेरिका से कॉटन ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, तो वाई शुड वी कॉन्सेंट्रेट एंड बाई फ्रॉम इंडिया? क्या आप ऐसी चीज़ दे सकते हो तो जिसके हिसाब से हम कॉटन ले सके? और जिनके सामने मैं बैठा था वो समय पे 78 ईयर्स ओल्ड फारिस्टन टेक्सटाइल के परचेज मैनेजर थे, जिनकी एज और जिनका बिजनेस का तजुर्बा मेरी एज से ज़्यादा था। तो वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बे वाई शुड वी बाय इंडियन कॉटन, यू कन्विंस मी, आई एम रेडी टू बाय। बट मैं उसे कन्विंस करने के लिए ही एक वो ज्वेलरी का बॉक्स लेके गया था और ये दिखाने के बाद मैंने वहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, उनको समझाया, लेकिन वो समय पे वो कन्विंस नहीं हुए। अच्छा। उसको ऐसा लगा कि ये ट्राई नहीं करना चाहिए बिकॉज इंडियन कॉटन से सुपीरियर कॉटन है अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉटन और अदर कंट्री के, तो हम वहाँ से बाय कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेहतर है। वहाँ से मैं वापस आ गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ लर्निंग मिला, काफ़ी कुछ मिला कि जो दूसरे कंट्री के कॉटन ये एशियन कंट्रीज़, ताइवान, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो हमारे देश के कॉटन का स्कोप भी बहुत बड़ा हो सकता है। 15 दिन के बाद वापस आने के बाद वो कस्टमर के साथ मेरा इंटरेक्शन चालू था। मैंने उसे कन्विंस किया एंड 500 मैट्रिक टन का बिजनेस उसने वो फ़ोन कॉल पे मेरे साथ कंफर्म किया। तो 500 मैट्रिक टन का बिजनेस वो समय पे बहुत बड़ी बात होती थी कि जो इंडियन कॉटन नहीं लेते थे और वो 500 मैट्रिक टन का बिजनेस हमारे साथ कंफर्म कर रहे हैं। अब वो करने के साथ जो
वो बिजनेस के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हुई कंपनी को, वो प्रॉफिटेबिलिटी से मैं डेट फ्री हो गया। अब पूछो डेट फ्री कैसे, कि जो मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मुझे ऑस्ट्रेलिया तक जो मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाया है, उसके पीछे जितना खर्च किया, वो खर्च वो एक ट्रांजैक्शन से मैंने निकाल दिया। तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इतने अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, तो आगे इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। 2007, 8, 9, 10 मैंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंसंट्रेशन करना शुरू किया। हर साल 3 महीने 4 महीने मैं पूरे एशियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों को मिलता था, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट समझता था और उसको इंडियन कॉटन के लिए मैं कन्विंस करता था। 2010-11 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक स्टेप्स लिया कि आप लिमिटेड कॉटन ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज ड्रॉट की सिचुएशन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कंट्री के अंदर कॉटन की शॉर्टेज हुई, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम हो रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमारा कॉटन ज़्यादा बाहर चला जाएगा तो देश में भी उसकी कमी हो सकती है। तो वो लिमिटेड कॉटन एक्सपोर्ट करने की परमिशन उसने दी, और वो लिमिटेड कॉटन एक्सपोर्ट करने की परमिशन में उसने समय रखा कि 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक में आप जितना कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हो उतना कीजिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। 2010-11 के अंदर हमने 44 दिन में 1 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक में हमने 1800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। वाह, 1800 करोड़ का एक्सपोर्ट। हम लोग ने डे एंड नाइट काम किया, फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट किया, पूरे इंडिया में से प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, और ये सब चीज़ करने के बाद हमने वेरी वेल तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया। अब 2011 में हाईली वोलेटाइल मार्केट था, ये कमोडिटी इंडस्ट्रीज़ है, और वो समय पे हर एक चीज़ के अंदर प्राइसिंग का बहुत बड़ा उठाव आ रहा था, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या क्रूड हो, बिकॉज कमोडिटी में वो समय पे बहुत उतार चढ़ाव आ रहा था। तो भी हमने अच्छी तरह से वो काम किया। उनके बाद प्रणब मुखर्जी वो समय पे प्रेसिडेंट थे, और उनके पहले प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो दोनों ने हमें बेस्ट एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया। तो ये सब चीज़ के बाद मुझे ऐसा लगा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। ओके, ये 1800 करोड़ का काम मैं 44 डेज में कर सकता हूँ, तो 365 में इससे बड़ा काम हो सकता है। ओके, और जो काम अभी मुझे यहाँ से आगे करना है, वो नहीं फक्त मेरे लिए या पैसे कमाने के लिए, बट आप ऐसी चीज़ करो जो जनरेशन टू जनरेशन लेगेसी बिजनेस कैसे क्रिएट हो सके, और आने वाली जनरेशन को मैं कैसा एम्पायर दे सकूँ, उसकी सोच के हिसाब से हम लोग आगे काम करना चाहते थे। ओके। सो मतलब आपने सिडनी से आके पूरा कॉटन का बिजनेस संभाला और उसको उस हाइट पे ले गए कि जो पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, yes। और आपने वो 44 डेज में ऐसा एक्सपीरियंस लिया कि आपको पता चला कि देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल विथ यू, कि विच इफ़ यू कैन यूज़ इट राइटली तो आप उस दूसरी और कंपनीज को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, यस। ओके। तो ये जो मतलब ये एक बिजनेस की जर्नी हुई, तो ड्यूरिंग आपको ये आइडिया कि जैसे ये डायपर बनाना, क्योंकि जो आपके बिजनेसेस है वो तो सब लीगेसी बिजनेसेस है, मतलब आपने सीमेंट का बात किया, स्टील का बात किया, रिन्यूएबल एनर्जी का बात किया, तो ये पूरे जो बिजनेसेस है वो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेसेस है और कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस है। और ये कॉटन का भी बिजनेस ऐसे डायरेक्टली देखे तो इट इज़ नो वे रिलेटेड टू डायपर बिजनेस। तो आपको ये डायपर बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो ड्यूरिंग ये इंटरनेशनल बिजनेस में मार्केटिंग के लिए मैं हर एक एशियन कंट्रीज़ के अंदर जाता था। ओके। तो और हर समय पे कुछ नया ग्रुप में डाइवर्सिफिकेशन एड ऑन करने की सोच के साथ नए नए प्रोजेक्ट्स स्टडी करता रहता था। तो मैंने काफ़ी सारे 11 से 12 प्रोजेक्ट स्टडी किए कि जिसकी इंडिया के अंदर कौन सी चीज़ आने वाले 10-15 साल के लिए अच्छी और बेहतर हो सकती है। इसमें हमने फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमने स्टडी किया था। एडिबल ऑयल के साथ साथ यहाँ पे ग्राउंडनट का
बहुत अच्छा क्रॉप होता है, तो पीनट बटर के लिए भी हमने स्टडी किया था। ऐसी मल्टीपल इंडस्ट्रीज मैंने स्टडी की थी। लेकिन 2012, 13, 14 के अंदर जब मैं एशियन कंट्रीज में वियतनाम, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये 3 कंट्री के अंदर मुझे हाइजीन सेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज कैसी तरह से ग्रो हो रही है और उसका कैसी तरह से विकास हो रहा है, वो मुझे स्टडी करने का मौका मिला। और इसके पीछे भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये विचार क्यों आया, कैसे आया। तो मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और अच्छा। 35 साल से उनका ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और ही इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर इन सौराष्ट्र रीजन। तो उनसे जब घर पे बैठते हैं तो बातें चीती होती है, तो वो बोलते हैं कि वाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट एंड डू सम बिजनेस इनटू रिलेटेड टू चाइल्ड और हाइजीन, बिकॉज उनकी मेडिकल लाइन है, तो उनका वो प्रपोजल होता है। तो मैंने उनको पूछा था वो समय पे कि आप ये क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे एक ऐसा पॉइंट्स दीजिए कि जिसके हिसाब से मैं ये बिजनेस के अंदर रिसर्च करने का या इस बिजनेस के अंदर जंपलाने का सोचूं। तब मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई थी कि एवरी ईयर वी आर क्रिएटिंग वन ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। इतना पॉपुलेशन हर साल इंडिया के अंदर ऐड हो रहा है, सो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इंडिया के अंदर हर साल जन्म ले रहे हैं। तो ये आने वाले समय में वर्ल्ड की कोई कंट्री नहीं है कि जितना यहाँ पे जन्म हो रहा है नए बच्चों का, उतना दूसरी कंट्री में। तो ये इंडस्ट्रीज आने वाले समय में बहुत बड़ी हो सकती है, ऐसा उनका सोचना था। एंड आई एम कन्विंस कि जितनी यूरोप में पॉपुलेशन नहीं है, जितनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन हर साल इंडिया के अंदर जो एड ऑन हो रही है, तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में ये मार्केट बड़ा हो सकता है। आई हैव रिसर्च दिस इंडस्ट्रीज इन these 3 कंट्री, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड चाइना। तो जो 1998 में चाइना में जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो यहाँ पे इंडिया के अंदर 2013-14 में था कि हाइजीन के अंदर बेबी डाइपर्स की बात करें तो 100 बच्चों में से 2014 के अंदर 15 बच्चे ही डाइपर पहन रहे थे इंडिया के अंदर। ओके। हाँ, और वो सिचुएशन चाइना के अंदर 1998 में थी। मतलब चाइना वाज 15 years ahead of ahead us. ahead of us, yes. So penetration level बोलते हैं इनको, penetration level was very low because of the low income, because of the low awareness, because of that affordability, ये सब चीज़ के हिसाब से। बट वो जो 2014 के बाद इंडिया के अंदर भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, पेरेंट्स की सोच भी बढ़ रही थी, बिकॉज जो वो जनरेशनल पेरेंट्स है वो एजुकेटेड पेरेंट्स हो गए थे, तो उनको भी अपने बच्चों के लिए एक्सपेंस करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको राइट प्रोडक्ट चाहिए थी। तो ये सब चीज़ का भी हमने डीप इंसाइट और रिसर्च किया, और 15-20 साल के अंदर ये सब कंट्रीज़, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, ये सब कंट्रीज़ के अंदर ये इंडस्ट्रीज़ का कैसी तरह से विकास हुआ, उसका मैंने थरोली अभ्यास किया। वो करने के बाद 2015-16 के अंदर हमने, to be precise in 2016, we have taken the decision that let's go and we would like to jump into these industries, but not only for the baby, but we will completely cover the whole hygiene portfolio. इन बेबी के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, एडल्ट के लिए भी बनाएंगे, और विमेन के लिए भी बनाएंगे। तो वो समय पे 100 में से 35 लेडीज़ ही सैनिटरी नैपकिन के उपयोग कर रही थी, और एडल्ट का कंजम्पशन बहुत कम था, पेनिट्रेशन लेवल, बिकॉज एडल्ट में एक वो होता है कि एडल्ट डाइपर्स मैं क्यों पहनूं, जरूरत, डिग्निटी, एग्जैक्टली। तो हम लोग ने वो अभ्यास किया था, तब 100 में से 8-10 लोग ही एडल्ट डाइपर का यूज़ कर रहे थे जिनको ज़रूरियात है, ऐसे ऐसे 100 लोग में से। बट अवेयरनेस क्रिएट तो होने वाली है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी। वो सोच के साथ हम लोग ने 2017 के अंदर डिसीजन लिया कि हम ये तीनों सेक्टर के अंदर प्लांट बनाएंगे और प्रोडक्ट को हम इंडिया के अंदर डालेंगे। वो डिसीजन लिया। मैं चाइना में मशीनरी के ऑर्डर दे रहा था, तो एक शुभ काम करते हैं तब हमारे बुजुर्गों को याद किया जाता है। इसी तरह से मैंने चाइना से मेरे फादर को फ़ोन किया कि हम लोग
ये सेक्टर डिसाइड कर रहे हैं और इसके अंदर आगे जाने का सोच रहे हैं। तो मैं अभी एक या दो प्रोडक्शन लाइन से ये काम शुरू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। ये बात होने के समय मेरे फादर ने मुझे अगेन क्वेश्चन किया कि आप ये इंडस्ट्रीज़ में डिटेल में अभ्यास किया है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, आने वाले समय में इंडिया के अंदर इसका स्कोप भी अच्छा दिख रहा है, आपने जो जो चीज़ मेरे साथ डिस्कशन की इसके हिसाब से ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर आने वाला फ्यूचर अच्छा है, तो आप एक या दो लाइन से क्यों सोच रहे हैं। मैंने बोला नया बिजनेस है, हम लोग अभी तक जो जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैपिटल इंटेंसिव और कमोडिटी हाईली वोलेटाइल बिजनेस है, ये एफएमसीजी रिलेटेड बिजनेस है, तो इसमें हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हम आज की तारीख में तय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम छोटे स्टेप से शुरुआत करते हैं। मेरे फादर ने मुझे बताया कि पूरे 24 घंटे में से आप कितने घंटे काम कर सकते हो। मैंने बोला हार्डवर्क करना है तो कोई भी आदमी के लिए 16 घंटा हार्डवर्क कर सकता है, और कंफर्टेबल काम करना है तो 14 आवर्स काम कर सकता है। तो क्या आप दो प्रोडक्शन लाइन से काम शुरू करोगे तो आप 16 घंटों में से 3-4 घंटे ही काम करोगे या 16 घंटे काम करोगे। मैंने बोला कि दिस इज़ माई बेबी, ये मैं बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो ऑफकोर्स मैं 16 घंटे काम करूँगा। बोले कि आप 5 लाइन प्रोडक्शन लाइन और हर एक सेक्टर के अंदर बेबी, एडल्ट और विमेन तीनों सेक्टर को साथ में जुड़ के काम करोगे तो 16 घंटे काम कर सकते हो। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो आप क्यों छोटा सोच रहे हो, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, देन आपको 16 घंटे काम करना है तो आप बड़ा सोच के काम करो। तो वहाँ से मुझे हिम्मत और बैकअप मिला। वाह। और वो बैकअप के साथ मैंने सोच लिया कि चलो अब बड़ा ही सोचते हैं, और एक साथ 5 प्रोडक्शन लाइन से हमने 2017 में शुरुआत की। तो एक प्रोडक्शन लाइन की डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होती है? एक प्रोडक्शन लाइन की डेली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो समय पे 10 लाख पीस की थी। तो आप समझ लीजिए कि 5 लाइन का प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे डालने का प्लान कर रहे थे। दैट मीन्स जो बिजनेस का हमें नॉलेज नहीं है वहाँ पे हम एनुअल 500 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर की बात करने का प्लानिंग कर रहे थे। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो प्रॉब्लम या चैलेंज आई होगी? तो जर्नी हमेशा जब स्मूथ होती है तब आपको लर्निंग नहीं मिलता है, बट जर्नी में जब ऑब्स्टेकल आते हैं, गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तब आप वो जर्नी का आनंद बहुत अच्छी तरह से ले सकते हो और उसमें से काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। 2017 में 5 प्रोडक्शन लाइन से हमने शुरुआत की। 40 जन की सेल्स टीम रखी। राजकोट के एक बैंक्वेट हॉल के अंदर हमने पहले मीटिंग किया, और मीटिंग के अंदर हमने एक विज़न बनाया, और वो विज़न ऐसा था कि हम ये हर एक सेक्टर के अंदर आने वाले समय में काम करेंगे, और 2025 के अंदर हम 1 करोड़ पीस से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और उसके साथ साथ हम इंडिया की रिस्पेक्टेड हाइजीन कंपनी बनेंगे। तो जो 40 जन सेल्स टीम में मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको भी वो चीज़ सुन के हंसी आई कि जो साहब को डाइपर्स कैसे बनाना है वो मालूम नहीं है, जिसको सेल्स कैसे करना है उसका इतना तजुर्बा नहीं है, और हम तो काफ़ी अलग अलग एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में काम और स्ट्रगल देख के आगे आए हुए हैं, तो ये 2025 की बातें अभी क्यों कर रहे हैं। तब मेरा निश्चय था कि ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें आगे सक्सेस तो होना ही है और काम तो करना ही है। 40 जन के साथ शुरुआत की, मार्केट में गए, माल प्रोडक्ट लॉन्च की, माल रखना शुरू किया। एक दिन में 5 लाख रुपए का माल भी नहीं बिकता था। आप तो 1800 करोड़ का 40 दिन में बिजनेस किए थे। हाँ, तो भी उससे नीचे मतलब ओवर में 40 दिन का गिनूँ तो ये 2 करोड़ का भी बिजनेस नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ से ही लर्निंग आया। अब ये 5 लाख रुपए का माल नहीं बिक रहा था, वो समय पे वापस मैंने विचार किया कि जो चिराग 44 डेज में 1800 करोड़ का काम कर सकता है, हर रोज़ 100-150 करोड़ का माल एक्सपोर्ट्स में बेचना है तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बेच सकता है, वो 5 लाख रुपए का माल नहीं बेच रहा है, तो कहीं पे ये बिजनेस में गलत है
या हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, या इंडस्ट्रीज ये इंडिया के लिए नहीं है। सब सोच इसीलिए आती है। वो समय पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उसका डर नहीं था, पैसे चले गए थे उसका डर नहीं था। बैक ऑफ द माइंड हमेशा जो ट्रू बिजनेसमैन होता है वो समय को सोचता है कि 30 से 50 साल की एज कोई भी आदमी के लिए जो विजन रखता है, जो बिजनेस के लिए करना चाहता है या जो तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, उसके उसके मोस्ट पीछे काम इम्पोर्टेंट। करने के लिए गोल्डन पीरियड होता है। परफेक्ट। 30 की एज तक आदमी स्टडी में, मैच्योरिटी में कम होता है, और 30 से 50 की एज वो 100% अपने बिजनेस के लिए डेडिकेट कर सकता है। उसमें से जो आपके 5 या 7 साल गलत चले गए, या आपको स्ट्रगल आया, ऐसा स्ट्रगल आया कि आपको वो बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला, तो आप 20 साल जो आपके लाइफ के गोल्डन पीरियड है उसमें से 5 साल या 10 साल गवा सकते हैं। उसका डर था मुझे कि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मुझे वो 10 साल में या 5 साल मेरे चले जाएंगे, उसका डर था। लेकिन फिर मैंने 3 4 5 कंपनी को अपनी गुरु बनाया कि इमामी पूरे इंडिया के अंदर कैसी तरह से काम कर रहा है, डाबर जो रिस्पेक्टेड एफएमसीजी कंपनी है, और मेरिको जिसका पैराशूट ऑयल हम, यस, तो ये इंडियन, ट्रेडिशनल इंडियन कंपनीज है जिसने काफ़ी सालों से इंडिया के अंदर सक्सेस किया हुआ है। इसके साथ साथ जब एरियल और सर्फ एक्सेल के सामने निरमा और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर काम कर सकते हैं, जैसी तरह से बालाजी और हल्दीराम पेप्सिको और लेज के सामने फाइट करके इंडिया के अंदर काम कर सकते हैं, तो ये सेक्टर, हाइजीन सेक्टर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के सामने पान हेल्थ काम कर ही सकता है, ऐसी सोच बनाई। थरोली डिटेल में हमने अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद एक और इनसाइट्स मुझे मालूम हुआ कि यूरोप के कंट्री, एक कंट्री के अंदर जितना पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा दुकानें मेरे देश के अंदर है। ओह। एफएमसीजी आइटम आज की तारीख में 1 करोड़ 45 लाख दुकान से 45 लाख दुकानों से ज़्यादा दुकानों पे अलग अलग प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिक रही है। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पास इतना बड़ा होराइजन है, मुझे राइट वे में, सिस्टमेटिक वे में पहुंचना है। और वो सोच के साथ वापस जर्नी शुरू की। 2018, 19 और 20 के अंदर 100-150 जन की सेल्स टीम के साथ हमने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया और मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन करने का सोचा, और हम लोग उसमें हमें सक्सेस मिला। ये समय के साथ साथ 2020-21 के अंदर कोविड जैसी महामारी आई। काफ़ी एफएमसीजी कंपनियों ने अपने सेल्स टीम को छोड़ने का या सैलरी 1-2 महीने रुकवाने का, ये सब चीज़ सुनने में आ रही थी। मैं आपको डेट के साथ बताता हूँ। 23 मार्च जब ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, वो समय पे उसके 6 दिन बाद, इसलिए 29 मार्च को हमने एज ए पान ग्रुप, हमने हमारे पूरे ग्रुप में अनाउंसमेंट किया कि चाहे लॉकडाउन 1 महीना चले या 1 साल चले, हम हमारे परिवार के सदस्य, दैट मीन्स हमारे जितने भी एम्प्लॉई है, उनकी सैलरी हम कट नहीं करेंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि लॉकडाउन को तो 6 ही दिन हुए हैं और साहब तो ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमने 9 अप्रैल को ऐसा डिसीजन लिया कि ये लॉकडाउन तो चलता रहेगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए आगे का सोचना ही पड़ेगा। तो हम लोग ने 9 अप्रैल को ऐसा डिसीजन लिया कि ये जो हमारी 5 प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी है उसको हम डबल करेंगे। आप समझिए, वो लॉकडाउन के अंदर लोग घबराए हुए थे, इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी उसके पीछे सोच रहे थे, और हम एक्सपांशन की बात कर रहे थे। और 9 अप्रैल के बाद 10 दिन के अंदर हमने 19 अप्रैल को और 5 प्रोडक्शन लाइन का ऑर्डर यहाँ से ऑनलाइन, वो क्योंकि वो समय पे लॉकडाउन था, लेकिन हमने ऑनलाइन ऑर्डर कंफर्म किया, और वो तरीके से आगे हमने प्रोडक्शन लाइन का सोचा और शुरू किया। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहली बार 2017 में 2025 की बात हो रही थी,
तो जब हम कुछ बात सोचते हैं या काम करते हैं तब वो विज़न 2025 का याद आता है। जब काम करते हैं या जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जो डेस्टिनेशन पे पहुँचना है उसमें बीच में ट्रैफिक भी मिलेगा, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, लेकिन आपको पहुँचना तो तय है। अब आप सही तरीके से सोच के पहुँचोगे तो राइट समय पे पहुँचोगे। आप ऐसा सोचोगे कि भी ट्रैफिक है तो रुक जाते हैं, नहीं जाना है, आज कैंसिल कर देते, तो आप समय पे नहीं पहुँच पाते हो। 2025 में जो विज़न हमने 1 करोड़ पीस और मोस्ट रिस्पेक्टेड हाइजीन कंपनी बनाने का सोचा था, वो विज़न में ये कोविड एक ऑब्स्टेकल था। और कब अच्छा काम करते हो तो कहीं पे आपको ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन वो पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं चलते हैं। वो सोच के हमने वो साहस लिया था और हमने वो 5 प्रोडक्शन लाइन वाला प्रोडक्शन 10 प्रोडक्शन लाइन में चंपलाने का सोचा था। अब ये चीज़ करने के बाद कोविड के अंदर हम लोग ने पूरा कंस्ट्रक्शन काम किया। 2022 में ये प्रोडक्शन को हमने अंजाम दिया। तो 10 प्रोडक्शन लाइन के साथ हमारा प्लांट अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी शुरू हो गया था। अब कोविड की महामारी के बाद हेल्थ अवेयरनेस भी ज़्यादा बढ़ी। मार्केट में लोगों ने अपनी सेफ्टी और हाइजीन के लिए भी ध्यान दिया। डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही थी और पेरेंट्स और लोगों का सोचना भी चेंज हो गया था कि सेविंग की जगह पे अच्छी जगह पे हमें हमारे बच्चों के लिए या हमारे जनरेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के हिसाब से हमारे प्रोडक्शन में भी बहुत बढ़ावा हुआ, मार्केट में डिमांड भी बढ़ी। हमने पूरे इंडिया के अंदर वो समय पे 3.5 से 4 लाख रिटेल आउटलेट्स तक भी पहुँचे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हमने साथ रखा। उसका भी हमने सोचा कि जब कंपनी कमाती है तब हमारे साथ जो चैनल पार्टनर है उसका भी विकास होना चाहिए। उसको भी हमने साथ लेके हुए पूरे इंडिया के अंदर काम शुरू किया। लेकिन 2023 के अंदर भी दिख तो 2025 ही था कि 1 करोड़ पीस बनाना बाकी है और वो काम करना है। वापिस हमने वो जितना प्रोडक्शन चल रहा था उसके साथ साथ उसको डेवलप करने की नेम रखी और 2025 तक में वो हमारी 5 लाइन की जो जर्नी, 5 प्रोडक्शन लाइन की जर्नी थी, वो 21 प्रोडक्शन लाइन के साथ हम लोग ने 2025 31 मार्च को हमने शुरुआत की। 2025 में 31 मार्च को जब ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट, हर एक प्रोडक्ट हाइजीन प्रोडक्ट जिसके अंदर बेबी डाइपर्स आते हैं, एडल्ट आते हैं, वीमेन के सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं, पीरियड पैंटीज आती है, वेट वाइप्स आते हैं, अंडरपेड आते हैं, आप समझ लीजिए जितनी हाइजीन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो हर एक प्रोडक्ट हम पान हेल्थ के अंदर 2025 में हम बना रहे हैं। ऐसी इंडिया की ओनली एक ही कंपनी है और हर रोज़ के 1 करोड़ से भी ज़्यादा पीस हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ऐसी हम लोग लार्जेस्ट कंपनी है। ऐसी प्रोडक्शन लाइन, सब प्रोडक्शन लाइन के साथ हमने ये माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई जी को हमने इन्विटेशन दिया कि हमने ये काफ़ी कम समय के अंदर, वो समय पे 2800 दिन हुए थे जब हमने ये जर्नी शुरू की थी और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट बन गए। वो 2800 दिन की हमारी जर्नी है, उसका हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आपके हाथ से इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट हम देश के साथ खोलना चाहते हैं। तो आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आइए। और वो भी इम्प्रेसिव हो गए और उसने भी हमारे साथ वो मोमेंट बिताने का प्लानिंग किया और वो 108 कुंडी यज्ञ हवन के साथ हमने वो सेलिब्रेशन किया। और हमारे पूरे इंडिया के अंदर वो समय से 1000 से भी ज़्यादा सेल्स टीम का नेटवर्क हो गया था। 40 जन से शुरुआत की थी, जो आज 1000 से भी ज़्यादा सेल्स टीम हमारे साथ काम कर रही है। और वो 2025 में हम लोग ने देश के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत वो प्लांट की स्थापना की। उसमें बीच में आपने कुछ मतलब और चीज़ें मैं समझना चाहूँगा कि जैसे आपने वो बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क था उसको माल कम पहुँचता, मतलब ये जो ऐसा तो नहीं है कि आपने विजन कर दिया और एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब देयर इज अ ह्यूज हार्ड वर्क यू हैव पुट इसमें आपने किया है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कुछ स्ट्रेटेजीज अलग की थी, जैसे शायद आपने कोई टीयर 2 पे फोकस किया या आपने साइकिल को कम करने के लिए, मतलब साइकिल को फास्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज की थी, वो क्या क्या थी?
सर उसमें दो तीन चीज़ थी। देखिए, जब 100 में से 15 बच्चे डायपर पहन रहे हैं और जो 15 बच्चे जहाँ पे से डायपर खरीद रहे हैं वहाँ पे मैं जाके डायपर बेचूंगा तो मेरे लिए कंपटीशन होगी। बट जो 85 बच्चे डायपर्स नहीं पहन रहे हैं और वहाँ पे डायपर की अवेलेबिलिटी कम है, वो मेरे लिए राइट मार्केट है। अब वो राइट मार्केट में मैं जाके मेरी प्रोडक्ट अवेलेबल करूँगा, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, मेरी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करूँगा, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करूँगा, तो अल्टीमेटली मुझे उसका बेनिफिट मिलने ही वाला है। उसको हम बोलते हैं गोरिल्ला स्ट्रेटेजी। जहाँ पे 15 प्लेसेस पे माल दूसरी कंपनियों का अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप उसके साथ compete मत कीजिए, बिकॉज मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। आगे मार्केट में जहाँ पे माल नहीं है वो मार्केट आपका हीरो मार्केट बनाइए। और वो स्ट्रेटेजी से हमने पूरे इंडिया के अंदर हर एक 50-100 किलोमीटर रीजन के अंदर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के टीयर 3 सिटीज़ और विलेज के अंदर हमने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओपन किया और एक्सपांड किया। इसके साथ साथ ये नेटवर्क एक्सपांड करने के साथ हमने हमारी सप्लाई चेन को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग किया। आज की तारीख में इंडिया के अंदर कोई भी जगह हो, चाहे वो पुलवामा और श्रीनगर हो, चाहे वो गुवाहाटी हो या केरला हो या चेन्नई हो, हर एक जगह पे हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब ऑर्डर हमें मिलता है तो उससे हम 36 आवर्स में माल डिलीवर करते हैं। ऐसी तरह से हमने पूरे इंडिया के अंदर 36 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे हमारे वेयरहाउसेस और डेपो ओपन करके उनको हमने सर्व करने का प्लानिंग किया। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम क्विक सर्विस दे सकते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट में दम होता है और कस्टमर्स रिपीटेडली मांगता है, तब हम ये हर एक चीज़ का और सर्विस का ध्यान रखते हैं, तब वो बिजनेस को हम तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें आपने प्रोडक्ट क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया? सर प्रोडक्ट क्वालिटी के पीछे हम लोग ने बहुत बड़ा साइंस और बहुत बड़ा डीप रिसर्च किया। उसमें अगेन मैंने मेरे फादर इन लॉ की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे ट्रायल्स किए और हमने प्रोडक्ट को प्राधान्य देते हुए ही मैं आज की तारीख में आपको बोल सकता हूँ कि ये जो काम विज़न से नहीं होता है, पैसों से नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट से नहीं होता है। जब आपकी क्वालिटी में दम होता है, जब आपकी क्वालिटी आपके कस्टमर्स में चाहना होती है, तब ही आप जीरो से हीरो बन सकते हो, तभी आप एक काम से दूसरे काम तक अंजाम दे सकते हो। तो यही हम लोग ने हमारे इंडस्ट्रीज, हमारी फैक्ट्री के अंदर आप जब देखोगे तो हमारी एक USFDA अप्रूव्ड फैसिलिटी वाली लैब है। वहाँ पे हमने बेबी रोबोट्स भी रखे हुए हैं और बेबी रोबोट्स जब वॉकिंग करते हैं तब उसको डायपर में कौन सा कंफर्ट चाहिए, इंडियन बेबी का जो फिजिक्स है वो फॉरेन के बेबीज़ के कंपैरिजन में कितना होना चाहिए, वो हिसाब से हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन होनी चाहिए। जब वो बेबी क्रॉलिंग करता है बेड के ऊपर या घोड़िया के अंदर, तब भी उसको डायपर्स में कौन सी चीज़ के ख्याल रखने, ऐसे बेबीज़ रोबोट हम लोग के फैक्ट्री के अंदर आज की तारीख में वर्क कर रहे हैं और वो हमारा डीप रिसर्च है। और 42 टाइप्स ऑफ टेस्ट में से हमारी हर एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर निकलने के पहले 42 टाइप्स के टेस्ट हम लोग करते हैं। ये सब चीज़ स्ट्रेंथन करने का रीज़न हमारा यही था कि जो हमारा कस्टमर है वो बेबी है, जब उसको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती है तो वो उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता है। मदर या फादर या उनके पेरेंट्स ही प्रोडक्ट के बारे में हमें बता सकते हैं। तो बेबी को क्या चाहिए वो हमें समझने के लिए हमने बेबी रोबोट्स लगाए, उसको हमने उसके साथ हमने स्टडी किया और हॉस्पिटल और डॉक्टर्सों की भी हमने हेल्प ली। और ये सब रिसर्च करने के बाद हमारी प्रोडक्ट हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो बेबी की हो, चाहे वो एडल्ट की हो या चाहे वो एवर्टीन के हमारे सैनिटरी नैपकिन हो, ये तीनों प्रोडक्ट को हम लोग ने मार्केट के अंदर लेके गए थे। और जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट पुश करने से नहीं चलता है, जब मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है, तभी वो प्रोडक्ट रिपीटेडली बाई करता है। तो ये सब चीज़ होने के हिसाब से ही हमने जीरो से हमारी प्रोडक्ट और हमारी कंपनी को हीरो बनाया है। तो ये जो एवर्टीन है तो वो आप तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते थे, तो आपने वो ब्रांड क्यों एक्वायर कर ली?
तो एवर्टीन इज़ अ फेमिनिन हाइजीन ब्रांड। वहाँ पे हम लोग सैनिटरी नैपकिन के अलावा दूसरी जो प्रोडक्ट विमेन के रिलेटेड हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट थी वो वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बेच रहे थे। और वो कंपनी जो वेट एंड ड्राई करके कंपनी है, वो कंपनी को हमने साथ में टेक ओवर करके ये पोर्टफोलियो को सैनिटरी नैपकिन और विमेन हाइजीन में बहुत बड़ा करने का एक विजन भी सोचा था। ओके। और ये सोचने के साथ हमने एवर्टीन को भी आगे बढ़ाया। तो आज की तारीख में इंडिया के अंदर लिटिल एंजल के नाम से बेबी डाइपर्स, लिबर्टी के नाम से एडल्ट डाइपर्स और एवर्टीन के नाम से पूरी विमेन हाइजीन पोर्टफोलियो की प्रोडक्ट हम पूरे इंडिया में बेच रहे हैं। 8 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट पे हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है। 41 से ज़्यादा ऑनलाइन पोर्टल अमेज़ॉन, जियो, मीशो, फ्लिपकार्ट ऐसे 41 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आज हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हो। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑनलाइन कस्टमर्स एवरी ईयर हमारी प्रोडक्ट रिपीटेडली बाय कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरा आपने सेटअप, आप ऐसे देखें तो आपने जो एक एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी है, हर एक स्टेप को राइटली ऑर्गेनाइज किया, वेदर इट इज़ सेटिंग अप एन R&D लैब, वेदर इट इज़ इंश्योरिंग कि एक प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी हो, उसके बाद उसका डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो, फिर उसका वर्ड ऑफ माउथ की जो है और उसकी ब्रांडिंग। तो ये पूरी जर्नी में आपको काफ़ी सारे टीम मेंबर, जैसे आपने बताया कि 40 लोगों की टीम जब आप शुरू किए थे और अभी आपकी टीम है 1000+ लोगों की। तो ये पूरी टीम आप उनको किस तरह से मैनेज करते हैं और उनको किस हिसाब से पूरा अलाइन करके रखते हैं? हमने जब शुरुआत की थी तब टोटल 40 लोग थे। आज हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पान ग्रुप के अंदर 4,500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और जब हम पान हेल्थ की बात करें, जो हाइजीन में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1800 से ज़्यादा लोग आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर और हमारे प्लांट में और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और हम जब ऐसी तरह से सोचते हैं तो ही वो एक इंटीमेसी से काम आगे बढ़ सकता है और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जब आप उसको एम्प्लॉय बना देते हो तब वो काम डिस्टेंस से होता है। बट जब आप ऐसा सोचते हो कि हम सब एक परिवार के लोग हैं और सब साथ में मिलके काम करते हैं, तब वो काम करने का तजुर्बा और जुनून और अच्छी तरह से और अलग तरीके से होता है। सो वी आर अ वेरी मच प्रोफेशनल कंपनी बट फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट कंपनी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप इसमें, क्योंकि आपकी लीडरशिप में काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स भी हैं यस, और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स लोग भी हैं, यस। राइट, कि जो आर वेल क्वालिफाइड इन देयर बिजनेसेस ऑल्सो। तो ये बैलेंस को आप कैसे मैनेज करते हैं? तो हमेशा जब आप प्रोफेशनल को भी अपना सोचो और जब वो कोच भी काम करता है तब आप उसकी जगह पे बैठ के सोचो, इसी तरह से आप जब उसके साथ डिस्कशन करते हो तब आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। तो आपको मालूम पड़ता है कि वो जो बोल रहा है या वो जो काम कर रहा है वो रियल है या नहीं है। तो अल्टीमेटली इट्स अ एनवायरनमेंट एंड जर्नी कि आप कैसी तरह से आप अपने बिजनेस का एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो। तो हम हमेशा हमारे एम्प्लॉय को भी बोलते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बोलते हैं और हमारे रिटेलर्स भाइयों को भी ये चीज़ हम बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी में 2 पैसे का फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा और उसका बेनिफिट हर एक लोग को मिलेगा। और जब हम कंपनी में हमारी टॉप मैनेजमेंट की सोच ऐसी तरह से रखते हैं कि जो जितने लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, सबका हित और सबका विकास इसके साथ जुड़ना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। ऐसा मेरा सोच है। अच्छा, या तो आप बीच में ऐसा बता रहे थे कि जो, जैसे हमने सुना है कि सब एनुअल गैदरिंग होती है जहाँ Yes. पे सेल्स के लोग, टॉप पीपल्स मिलते हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह पे मिलते हैं, मतलब ज़्यादातर आप सोचोगे तो बोलते हैं कि गोवा लेके गए, कोई कंपनी बोलेगी थाईलैंड लेके गए। मैंने सुना है कि आप कहीं और जगह पे लेके जाते हैं, तो वो कहाँ लेके जाते हैं आप? तो हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड लोग हैं, धर्म को साथ में रख के कुछ भी काम करते हैं। तो हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा हुआ है कि पिछले 7 सालों के अंदर
हमारी हर साल एजीएम होती है और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हमने पुराने साल जो बीता वो साल के अंदर हमने कौन सी मिस्टेक्स की और आने वाले साल के अंदर हमें क्या अचीव करना है, उसका हम लोग सब लोग की टीम मेंबर मीन्स 350 से 400 लोग, अच्छा। हर एक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो सब लोग साथ में मिलके उसका प्लानिंग करते हैं। और वो हम लोग हर साल हमारी एजीएम ज्योतिर्लिंग पे रखते हैं। तो आज की तारीख में मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा तो है, लेकिन मेरे साथ हमारे की एम्प्लॉय 350 से 400 लोग जो पूरे इंडिया में और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सब लोग की 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग हर साल नए ज्योतिर्लिंग पे लेके जा रहे हैं। 2026 अप्रैल में हम लोग रामेश्वरम गए थे, उसके अगले साल सब लोग सोमनाथ और नागेश्वर गए थे, उसके अगले साल हम लोग उज्जैन गए थे, उसके अगले साल काशी विश्वनाथ गए थे और आने वाले समय में हम नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं। तो एक दिन हम लोग परिवार के साथ वहाँ पे पूजा विधि दर्शन करते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं और दूसरे दिन हम पूरे साल का प्लानिंग करते हैं कि हमने लास्ट ईयर में क्या मिस्टेक्स की थी और आने वाले समय में हम क्या क्या चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस विज़न पे जितने टीम मेंबर्स हैं वो अलाइन होते हैं और इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। वंडरफुल। तो ये जो आपने इतना टीम्स बिल्ड की, तो आपको जो पूरा डिजिटलाइजेशन का पार्ट है वो आपने साथ में कैसे एग्जीक्यूट किया? मतलब हाउ यू स्टार्टेड कि ये पूरा ऑटोमेशन भी होना चाहिए। मतलब एक काम हुआ जो आपने फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन का वो किया, जो दूसरा काम होता है कि जो बैक ऑफिस का काम होता है कि जहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए कुछ ऑटोमेशंस की नीड होती है। तो वो जर्नी आपने कहाँ से शुरू की और कैसे काम चालू किया? हमने हर एक डिपार्टमेंट वाइज ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, चाहे उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो या हमारे जितने एम्प्लॉयज़ है उसकी जो नीड हो या उसको जो काम है, वो सब चीज़ को हम लोग को डिजिटाइजेशन का प्लान करना उचित समझा। इसीलिए कि जब ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा होता है तब लोगों के प्रश्न भी आते हैं, लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं और लोगों को हर एक चीज़ का एड्रेस होना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ के लिए जब कंपनी इतनी फास्ट चलती है, आगे बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ डिजिटाइजेशन इज़ मस्ट एंड कंपलसरी, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो ग्रोथ में एक बाधा नहीं होती है, लेकिन ग्रोथ करने में वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए हमने काफ़ी सारी चीज़ डिजिटाइजेशन की है और उसमें हमने एक फैक्टो एचआर करके जो आपकी कंपनी है उसके साथ भी जोड़ना उचित समझा है। तो आपको फैक्टो एचआर के बारे में कहाँ से पता चला? तो यूजुअली हमारे जो मार्केटिंग के जो वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स में, उसने हमने जब HRMS सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने का सोचा, वो समय पे उसने काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर को एनालाइज किया और वो एनालिसिस करने के बाद, बिकॉज वो बॉम्बे में बैठते हैं, अच्छा। एनालिसिस वहाँ पे किया उसने। तो बेंगलोर की कोई कंपनी है, दूसरी जगह की कंपनी है, सबके HRMS सॉफ्टवेयर स्टडी करने के बाद उसने हमें बताया कि सर हमें फैक्टो HR के साथ जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलिए आप हमें प्रूव कीजिए कि कैसी तरह से जाना चाहिए और क्या क्या एडवांटेजेस है। तब बात बात में ऐसा लगा कि फैक्टो HR कंपनी तो राजकोट की है और हमारा भी हेडक्वार्टर राजकोट में है। तो हमें भी वो सरप्राइज़ मिला और हमें भी ऐसा लगा कि पूरे इंडिया में जो FMCG कंपनी या जहाँ जहाँ पे HRMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक कंपनी ऐसी भी है जो राजकोट से बिलोंग करती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने इमीडिएटली ऐसा बोला कि लेट्स, राजकोट की कंपनी है, राजकोट में हम लोग राजकोट से ही काम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए इक्वली ये इम्पोर्टेंट है कि दूसरे HRMS सॉफ्टवेयर कंपनी के कंपैरिजन में जो फैक्टो HR है वो हमें क्या एडेड एडवांटेज देती है, उसका एनालिसिस करके हम डिसीजन लेंगे। लेकिन हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो नीड है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो डिस्कशन इसी तरह से फैक्टो HR के साथ आगे बढ़ा था।
ओके, तो फिर आपने जो फैक्टो एचआर इम्प्लीमेंट किया उससे पहले क्या सिस्टम्स थी आपके पास? उसके उसके पहले हमारी एचआर डिपार्टमेंट की जो सिस्टम्स थी वो मैनुअल सिस्टम्स थी। ओके। हाँ, और वो मैनुअल सिस्टम के साथ इतना बड़ा मैन पावर। मैन पावर, इतनी बड़ी फैक्ट्री के अंदर मैन पावर, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। कभी ये सब चीज़ के हिसाब से हमारे जो एम्प्लॉय पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं उसका कनेक्ट हमारे एचआर डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता था, बिकॉज हायरार्की वाइज मैनेजमेंट में लोग होते हैं, सेल्स ऑफिसर्स भी होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, उसके ऊपर उसका मैनेजर होता है, उसके ऊपर रीजनल मैनेजर होता है, और रीजनल मैनेजर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर उसको एचआर को रिपोर्टिंग करना होता है। तो इतने लेयर में जितने लोग हैं वो ट्रांसपेरेंटली अपने हर एक प्रॉब्लम को एचआर डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जब हमने फैक्टो एचआर लगाया तो उसके बाद पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी महसूस होने लगी कि सबसे छोटे से छोटा एम्प्लॉय उसकी कुछ भी क्वेरी हो या उसका कोई भी सवाल हो तो वो अपने फैक्टो एचआर के थ्रू वो हर एक चीज़ मॉनिटर कर सकता है और उसको आंसर दे सकता है। और उसके साथ साथ व्हेन आई हैव यूज द फर्स्ट टाइम आई वाज सरप्राइज कि उसमें अभी तो एआई मोड आ गया है। Yes. तो देर आर इफ देर इज अ फ्यू क्वेश्चंस टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो एआई से वो अपना आंसर्स भी मिला सकते हैं और उससे भी वो अपना क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सकते हैं। यस। तो ये आपको मतलब ये आफ्टर आपको मतलब जैसे आपने बताया कि पूरा ट्रांसपेरेंसी का एक नेक्स्ट लेवल एम्प्लॉय लेवल पे आपको वो एक पूरा नेक्स्ट लेवल का अचीव हो गया। और दूसरा आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो आपको और क्या विजुअलाइजेशन हो सकता है कि जो पहले शायद एज ए मैनेजमेंट आपको नहीं मिल रहा था और एज ए कंपनी नाउ यू हैव दैट विजुअलाइजेशन विथ यू? यस। तो इसमें दो प्रकार है। एक आप जो बोल रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी से जो काम, पहले भी ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा था, लेकिन जो इश्यूज या जो प्रॉब्लम्स या जो क्वेश्चंस एम्प्लॉय के दिमाग में है वो एचआर डिपार्टमेंट तक आने में बहुत समय लग रहा था। Okay. वो फैक्टो एचआर इम्प्लीमेंट करने के बाद वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। सबसे छोटे से छोटा एम्प्लॉय अपना कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी प्रश्न है उसको आसानी से अपने एचआर डिपार्टमेंट के हेड तक पहुंचा सकता है और उसको उसका आंसर मिल सकता है। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन होता है, Okay. तब सब कनेक्ट हो जाते हैं। Okay. ऐसी तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय अच्छी तरह से कनेक्ट हो गए और इसके साथ साथ उसके जितनी क्वेरीज और जो प्रॉब्लम्स है उसका उसको सेटिस्फैक्टरी इमीडिएटली आंसर्स मिलने लगा। मैनेजमेंट के तौर पे हमें जो रिपोर्टिंग हमारे टेबल पे आने में 1 महीना कंप्लीट होने के बाद 10, 15 या 20 दिन लगते थे एचआर रिलेटेड रिपोर्ट्स को, वो हमें ऑन टोज मिलने लगे। हमारे स्क्रीन के ऊपर हर एक चीज़ हमें मिलने लगी, चाहे वो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात हो या एम्प्लॉय की अटेंडेंस की बात हो या एम्प्लॉय के रिटेंशन की बात हो या एम्प्लॉय के लिए कोई भी जो सवाल है उसके हर एक रिपोर्टिंग हमें एक सिंपल एक डैशबोर्ड के अंदर आने लगा। तो हम इसके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंटली काम करने लगे। जो हमारी स्प्रेडशीट और मैन्युअल काम करने में हमारी एचआर टीम का समय और 15 से 20 मेंबरों का टाइम ये जाता था, वो एक ही जन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ होने लगी। तो बहुत सारे बेनिफिट हुए, टाइम का भी सेविंग हुआ, मैन पावर का भी सेविंग हुआ और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। और जो डिसीजन हमें हमारे एम्प्लॉय के लिए लेने हैं एज ए मैनेजमेंट, वो हमें क्विक रिस्पॉन्स हम देने लगे और इम्प्लीमेंट करने लगे। और ये जो आपने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपने पूरा विजन से काम किया, वो मैंने आपकी जो भी आपने पूरा स्टडी किया, मतलब आपने जब कुछ भी नहीं था तब आप बात कर रहे थे 1 करोड़ पीस की, मतलब Yes. तो दैट एंड विजन यू हैव एग्जीक्यूटेड। आपने पूरा विजन 360 डिग्री वर्क करके एग्जीक्यूट किया है। ऐसा Yes. नहीं है कि आपने सिर्फ विजन देखा और आपने मतलब बैठे रहे, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डिफ़िकल्ट टाइम पे आपने अपना विजन पे फोकस रखा और उस विजन को आगे बढ़ाया।
तो देर आर आपके एरिया में, मतलब आपका जो यूनिट है वहाँ पे आपका वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट है, फैक्ट्री है आपका, शायद इंडिया में भी ऐसा यूनिट जैसा आपने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट आपका है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे फाउंडर्स हैं, मतलब आप देखेंगे शापर देखेंगे, मेटोडा देखेंगे, तो वो कहीं 5 करोड़ की रेवेन्यू पे, 10 करोड़ की रेवेन्यू पे वो स्टक हो गए हैं, मतलब उनका बिजनेस स्टक हो गया है। तो आप उन टाइप के फाउंडर्स को क्या एडवाइस देंगे कि जिससे वो एक लेवल से बाहर निकल सके और नेक्स्ट लेवल का सोच सके? पहले मेरी सोच फैक्टो एचआर यूज़ करने के पहले ऐसी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज एक लेवल से बड़ी होती है तभी यह चीज़ की ज़रूरत होती है। ओके। लेकिन जब मैंने ये चीज़ यूज़ की, मेरे टीम से मैंने रिव्यू लिया, तब मुझे ये मालूम पड़ा कि चाहे वो 10 एम्प्लॉय का स्टाफ हो या 50 एम्प्लॉय का स्टाफ वाली कंपनी हो या कोई भी एमएसएमई यूनिट हो, वहाँ पे भी इस चीज़ की ज़रूरत पहले दिन से है। अब वो पहले दिन से वो ज़रूरत होती है तो वो 50 लोग अपने कंपनी से सेटिस्फाइड होते हैं। उसके हर एक क्वेश्चंस या हर एक चीज़ का आंसर्स उसको अपने फैक्टो एचआर अपने पोर्टल पे मिल जाता है। तो हर एक एमएसएमई को ये चीज़ की आज की तारीख में मुझे ज़रूरत नहीं है, बाद में सोचेंगे ये सॉफ्टवेयर के लिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितना अर्ली डिजिटाइजेशन होता है इतना बेनिफिट देता है और वो हर एक एमएसएमई के लिए भी उपयोगमंद बनता है। को और ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने ये बताया कि ये जो डिजिटलाइजेशन की जर्नी है वो फाउंडर्स को आप डे वन से, मतलब आप सजेस्ट कर रहे हैं कि जितना अर्ली हो सके वो करें। Yes. मेरा आपको खुद का एक क्वेश्चन है, मतलब अगर 22 साल के होते आज, जैसे आप यूएस से आए, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो उस टाइम पे आपने कुछ चीज़ें आज अगर आपको करने को मिले तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ी डिफरेंटली करेंगे? मतलब आज आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी है, काफ़ी चीज़ें आपने टाइम को ध्यान में रख के काम किया है, फिर भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि 20-22 साल के हैं आप और आपको आज चीज़ फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी है, तो आप कौन सी चीज़ डिफरेंटली करेंगे? पहले हर समय पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का युग होता है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कंजर्वेटिवनेस होती है हर एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि मैं नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ को अभी ये समय पे एडॉप्ट ना करूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब एडॉप्ट करूँ, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अब 2026 में मैं 22 साल का होता और मेरे पास लोगों को ये बताना होता कि मैं कैसी तरह से काम करूं, तो उसमें दो चीज़ है कि जितना आप सोचते हो बराबर, उससे डबल सोचना चाहिए, ओके। बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हो जहाँ पे 140 करोड़ की जनता है, जहाँ पे 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज यंगर पॉपुलेशन, बराबर, एजुकेटेड पॉपुलेशन, और हर एक तरह का मार्केट का पोटेंशियल वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समय के अंदर आप जो सोच रहे हो उससे 2 गुनी बड़ी सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जितनी टेक्नोलॉजी आपके आसपास में है, जिसके अंदर आपका फैक्टो एचआर जैसे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर हो गए या डीएमएस हो गया या जो भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको साथ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ोगे तो आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस को फास्ट वे में ग्रोथ में आगे ले जा सकते हो। इसके साथ साथ आप जो बिजनेस के लिए सोचो या जो काम करने के लिए सोचो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें क्वालिटी की गुणवत्ता में कहीं पे बारीकी नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सस्ता बेचना है, हमें ये सोचना है कि हमें सबसे किफ़ायती दाम में सबसे अच्छी प्रोडक्ट कैसी तरह से बेचनी है या कैसी तरह से बनानी है, वो सोचनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी बिज़नेस करे वो सस्टेनेबल बिज़नेस होना चाहिए, नहीं कि खाली वैल्यूएशन की दौड़ में जाते हुए टॉप लाइन का ही सोचो, लॉस नीचे होता है तो उसका मत सोचो, वो बिज़नेस लंबा नहीं चलता है। आपको किफ़ायती दाम में
सबसे अच्छी प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और हेल्दी बिजनेस और अच्छे एनवायरनमेंट के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। और मैं हमेशा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहता हूँ कि आपको सबसे बिगेस्ट बनना वो शायद मुश्किल नहीं हो सकता है, लेकिन आपको सबसे रिस्पेक्टेबल बनना वो मुश्किल है। और रिस्पेक्टेबल आप जब बनते हो तो वो जर्नी की मिठास बड़े बनने से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप जो भी काम करो उसमें मोस्ट रिस्पेक्टेड बनो और मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रीज के साथ साथ उभर आओ, ऐसी मेरी सोच है। सो चिराग, आपका ये जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो मतलब 360 डिग्री काफ़ी वैल्यूएबल है जिन एमएसएमईज को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो इसमें काफ़ी सारी इंसाइट है कि जो वैल्यू सिस्टम कहाँ से ले सके, कहाँ से बिलीफ डेवलप कर सके, कहाँ से करेज ला सके और कहाँ से ये बिजनेस डिफ़िकल्ट टाइम में भी आगे लेके जा सके। तो आपने बताया कि 2025 का आपने सोचा था, तो बट अभी मेरे को आपका थोड़ा सीक्रेट चाहिए। व्हाट अबाउट 2035? जो हम इंडिया के लिए बना रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में भी हम लोग किफ़ायती दाम में सबसे अच्छी इंडियन प्रोडक्ट प्राउडली बेचेंगे। वो सपनों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में 13 कंट्री के अंदर हम वो विज़न को आगे बढ़ा पाए हैं और आने वाले साल में हम हर एक कंट्री के अंदर इस डिस्पोजेबल हाइजीन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना चाहते हैं। वैसी सोच के साथ 2035 में देख रहा हूँ और हमारी टीम और हमारा परिवार उसके लिए काम कर रहा है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में मेक फॉर द वर्ल्ड हम बना के ही रहेंगे और वही पान हेल्थ की विचारधारा है। सो मतलब देन यू विल बी अ ग्लोबल कंपनी इन 2035। यस, हम ऐसा ही सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा ही देख रहे हैं कि वैसी तरह से काम करना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपके पास साहस है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म है और जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तब आपको बड़ा सोच के ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया विजन है। मतलब ये विजन है वो आपको करेज दे रहा है और ये करेज है टीम को मोटिवेट कर रहा है और टीम का जो आपका स्पिरिट है, जो आपका इंटेंट है, वो उसको कोलैबोरेट कर रहा है और उसको पूरा अलाइन कर रहा है। तो मतलब ये जो पूरी जो जर्नी है वो उसको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लक बाई चांस हुई है। मतलब जो मैंने आपसे जो समझा, भले ही आपका फैमिली ओन बिजनेसेस थे, आप यू माइट हैव बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, बट जो आपने जो लेवल पे कंपनी लेके गए हैं और जिस लेवल पे आपने कंपनी को एक्सपांशन किया फ्रॉम 0 to 1 करोड़ पीसेस पर डे, मतलब वो एक अचीवमेंट है। और सिटिंग इन द राजकोट, दैट इज़ अनदर बिग अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की, स्किल्ड लेबर्स की एक अलग तरीके की डिफ़िकल्टीज़ है। तो वो लेवल पे आप जो लेके गए हैं वो एक कमांडेबल है। तो मतलब आई रियली विश कि भाई ये आपकी जर्नी से और काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर हो और वो भी इस तरह से सोचे और अपने कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट इज़ रियली प्लेजर and truly honored to have you on the show. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thanks.